हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज हम डिस्कस करेंगे हमें ये जो गॉड के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन आई दी गई है, इस ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उनके करेक्शन क्या हैं। मीन्स डिफरेंट डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन। मीन्स हमारी आई में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उनका हम करेक्शन कैसे करें, उनका हम डायग्नोसिस कैसे करें, उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, ये हम देखेंगे। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के पहले हम लोग ये समझ लें कि फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। ये चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ लें, तब हम लोग डिस्कस करें कि डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई क्या है। इसके पहले आपने ह्यूमन आई के विषय में स्टडी किया था, उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम उसी के आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है और फिर अच्छे से पढ़ना है। पढ़ करके आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। जो बात ना समझ में आए, आपको वीडियो लेक्चर को बार बार सुनना है। जब कई बार सुनेंगे तो आपके माइंड में वो बात जरूर स्ट्राइक कर जाएगी। जो बात फिर भी ना समझ में आए, आप हमें राइट करेंगे और हम आपको उसका आंसर देंगे, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलो हम देखते हैं आज ह्यूमन आई के विषय में। हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मीन्स विजन के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या कमियां होती हैं और साथ साथ उनका करेक्शन कैसे करते हैं। तो हम ये बात आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमारा टॉपिक 1 है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसे कहते हैं। क्या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसे कहते हैं, या इसे हम नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। तो चाहे आप इसे नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलो, चाहे आप इसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलो, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल डी से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता क्या है, या नियर पॉइंट होता क्या है, इसकी वैल्यू कितने सेंटीमीटर होती है और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो हम देखते हैं। इसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने मिरर स्टडी किया था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने मिरर स्टडी किया था। मिरर में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर स्टडी किया था और कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर स्टडी किया था। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। मिरर की जो फोकल लेंथ है वो होती है F = R/2। किसी मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो R/2 होती है, जहां पर R उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यह फोकल लेंथ है। अब अगर हम इस फॉर्मूले पर डिस्कस करें तो किसी मिरर की फोकल लेंथ केवल उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है और किसी बात पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स न इस बात पर डिपेंड करती है कि वो मिरर किस मटेरियल का बना है, न इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मिरर रखा कहाँ है, वो एयर में रखा है या वाटर में रखा है या ऑयल में रखा है, इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो किसी मिरर की फोकल लेंथ केवल और केवल उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, आर पर, और किसी बात पर डिपेंड नहीं करती है। तो मिरर को चाहे आप लिक्विड में डुबोगे चाहे वाटर में डुबोगे, मिरर की फोकल लेंथ वही रहेगी। मिरर की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। रीजन क्या है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं चेंज होगी, इसलिए फोकल लेंथ भी नहीं चेंज होगी। ओके, लेकिन अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस, ये आपका एक लेंस है, ये इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो लेंस में रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनता है, लेंस में रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनता है, मिरर में रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है। तो लेंस में ये फर्स्ट सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होती है, ये सेकंड है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होती है। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होती है, ये सेकंड सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होती है।
ये लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है, अगर ये ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास मटेरियल हो गया। ये लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है। और लेंस ये जिस मीडियम में रखा गया है, जैसे एयर में रखा गया है या वाटर में रखा गया है, जिस मीडियम में रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM है। मीन्स लेंस जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM है, और लेंस के खुद के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NL है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 और R2 है। अब अगर हम लेंस के फोकल लेंथ की बात करें तो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, अभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, वो होती है 1/f इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। किसी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो लेंस की फोकल लेंथ किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए, F क्या है, फोकल लेंथ। R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी, लेंस की। ये दोनों सरफेस हैं, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। NL क्या है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। NM क्या है, NM जो है जिस मीडियम में रखा है लेंस उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी लेंस की फोकल लेंथ वो आपके 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक, लेंस जिस मटेरियल का बना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। जैसे ग्लास का बना है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। मान लीजिए वो आपका केरोसिन का बना है, उसका 1.44 होता है। प्लास्टिक का कुछ अलग होता है। तो एक तो उसके लेंस जिस मटेरियल का बना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी। और दूसरा डिपेंड करता है जिस मीडियम में वो रखा गया उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि वो एयर में रखा है या ऑयल में रखा है या वाटर में रखा है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। और तीसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। किस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। तो किसी लेंस की फोकल लेंथ 3 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एक, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दें तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। मींस ग्लास का बना हुए लेंस की फोकल लेंथ अलग होगी, प्लास्टिक के बने हुए लेंस की फोकल लेंथ अलग होगी। और एक, जिस मीडियम में रखा उसके मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर लेंस को एयर में रख दें तो अलग उसकी फोकल लेंथ होगी, लेंस को वाटर में डुबो दें तो उसकी अलग फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ मीडियम पर भी डिपेंड करती है। और तीसरे, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। तो किसी लेंस की फोकल लेंथ 3 बातों पर डिपेंड करती है। एक, लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। दूसरा, लेंस के मीडियम पर डिपेंड करती है कि लेंस रखा कहाँ गया है। तीसरा, लेंस के जो दोनों स्फेरिकल सरफेस होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लेंस को अलग अलग मीडियम में हम डुबो देंगे, इमर्ज्ड कर देंगे, तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। देखिए, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंस की फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज कर देंगे, लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, जब हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होती है तो हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं। और रिलैक्स्ड होती हैं तो वो हमारे लेंस पर कोई दबाव नहीं डालती हैं। और लेंस हमारा थिन होता है। लेंस थिन होता है मीन्स ये पतला होता है। लेंस के थिन होने पर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, और दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर आकर के बन जाता है। वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आती जाती है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ जाती है, वैसे वैसे क्या करना पड़ता है, जो सिलियरी मसल्स हैं इनको लेंस को प्रेस करना पड़ता है। इनको लेंस को प्रेस करना पड़ता है।
प्रेस कर करके लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को चेंज करना पड़ता है और लेंस को थिक बनाना पड़ता है, मोटा करना पड़ता है। लेंस को थिक कर देने से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाने से फोकल लेंथ कम हो जाती है और नजदीक रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज फिर भी रेटिना पर बनता है, वो चीज हमें क्लियर दिखने लगती है। लेकिन सिलियरी मसल्स एक सर्टेन लिमिट तक ही हमारे लेंस को थिक कर सकती हैं, उसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर सकती हैं। एक सर्टेन लिमिट के बाद सिलियरी मसल्स हमारे आई लेंस को थिक करके उसकी फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब हो गया कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, अगर वहां तक रखी है ऑब्जेक्ट तब तो हमें वो क्लियर दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर उसके नजदीक आ गई तो उस केस में हमारी सिलियरी मसल्स पर दबाव पड़ने लगेगा, वो टेंशनाइज्ड हो जाएंगी और हमें वो चीज धूमिल दिखाई पड़ेगी, ब्लड दिखाई पड़ेगी। गांव में आप लोग देखिए, जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो पेपर को नजदीक पर नहीं दूर लेकर के पढ़ते हैं। रीजन क्या है कि नजदीक रखने पर उनको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी आई से एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, जहां तक ऑब्जेक्ट रखी हो तब तो वो हमें क्लियर दिखाई पड़ेगी और जो है हमारी आई जो है विदाउट टेंशनाइज्ड रहेगी। लेकिन अगर उससे नज़दीक कर दो तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगी, हमारी आई टेंशनाइज्ड हो जाएगी, ठीक ना। तो हमारी आई के वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम बिना टेंशनाइज्ड हुए या बिना प्रॉब्लम किए क्लियरली देख लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस at which objects can be seen most distinctly means clearly without strain is called least distance of distinct vision। मतलब क्या हुआ, हमारे आई से वो मिनिमम डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट की हमारी आई से वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर रखने पर हमारी आई उसको सबसे ज्यादा क्लियर देख पाए और बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दबाव के, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट from the human eye, the minimum distance of an object from the eye at which I can see most clearly to the object without any stress, without any strain is called least distance of distinct vision। Means हमारे आई से किसी ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम उस ऑब्जेक्ट को बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दबाव के आसानी से देख लेते हैं, वो कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या इसका दूसरा नाम नियर पॉइंट भी है। क्या है? नियर पॉइंट है। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। एक नॉर्मल एक एडल्ट यंग मैन के लिए, जिसके पास नॉर्मल विजन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी। जो नियर पॉइंट होता है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। फॉर ए यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। एक यंग एडल्ट मैन के लिए जिसका विजन नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम नॉर्मल विजन हमारा है, तो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को हमारी आई बिना किसी स्ट्रेन या स्ट्रेस के आसानी से क्लियरली उसको देख लेगी। अगर इससे नजदीक लाएंगे तो ब्लड दिखेगी, हमारी आंखों पर स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेस आएगा और उस पर तनाव महसूस होगा। अब ये तो बात रही नियर पॉइंट की। अब अगर हम दूर कहें कि मतलब दूर कितनी, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है जहां तक हम क्लियर देख पाते हैं, तो द फारदेस्ट मतलब सबसे दूर, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू व्हिच द आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। मीन्स हमारे आई से वो मैक्सिमम डिस्टेंस
जहाँ तक हमारी आई उसको क्लियरली देख सके किसी ऑब्जेक्ट को, वो कहलाता है फार पॉइंट, या उसे बोलते हैं फार डिस्टेंस। तो मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस of an object from the eye up to which our eye can see clearly to the objects is called far point। हमारी आई से वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक रखी हुई ऑब्जेक्ट के इमेज को हमारी आई क्लियरली देख ले, बिना ब्लर्ड हुए उसे क्लियर देख ले, वो कहलाता है फार पॉइंट। एक नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। एक नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी। इसका होता है इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख लेंगे अगर हमारी आई नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है। अब अगर हम रेंज की बात करें तो हमारा रेंज ऑफ विजन क्या हो गया? रेंज ऑफ विजन हो गया मिनिमम हो गया 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम हो गया इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ विजन हो गया 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया एक नॉर्मल विजन वाले मैन के लिए ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में रखी हो तो वो बिना किसी स्ट्रेस के या बिना किसी दबाव के अपनी आंखों पर उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। तो ये रहा आपका नियर पॉइंट और फार पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख के सामने रखी होती है और आई लेंस उसका इमेज रेटिना पर बनाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलती है, हमें वो चीज़ क्लियर दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर इमेज रेटिना पर ना बना, रेटिना के पीछे बन गया या रेटिना के पहले बन गया तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को नहीं मिलती है और वो चीज़ हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। हम कहते हैं हमारी आई में डिफेक्ट आ गया। क्या? हम कहते हैं हमारी आई में डिफेक्ट आ गया। अब इस डिफेक्ट में एक होता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, एक होता है डिजीज। तो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट में वह डिफेक्ट्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं, जिसमें इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले बनता है या बाद में बनता है। इसमें आता है आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दो आते हैं, और प्लस बायोपिया। इनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा। इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या होता है।